साल 1997 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल को खत्म करते हुए नए चुनाव की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल था और जयप्रकाश नारायण की रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ आ रही थी। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ एक रैली करने के लिए कोलकाता आते हैं, लेकिन एक 22 साल की समान सी दिखने वाली लड़की ने अचानक से जयप्रकाश नारायण के काफिले को रास्ते में ही रोक दिया और विरोध करते हुए उनकी कार के सामने ही खड़ लेट जाती है। और इस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पिता परमलेश्वर कांग्रेस के समर्थक थे और बंगाल की लोकल कांग्रेस अक्सर अपनी बैठकों के लिए परमलेश्वर के ऑफिस का इस्तेमाल भी किया करती थी। ममता के पिता परमलेश्वर बनर्जी सरकारी ठेकेदार थे और कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे, लेकिन 42 साल की उम्र में ममता के पिता की मौत हो जाती है। ममता के पिता को में गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या थी। दूसरी तरफ ममता की माँ अक्सर बीमार रहती, जिसके कारण घर का सारा काम ममता को ही संभालना पड़ता था। ममता सुबह 3:30 बजे उठती, सारा खाना बनाती, भाई बहन को तैयार करती और फिर किसी तरह अपने भवानीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पहुंच जाती। 1970 के स्कूल पास आउट होने के बाद ममता जोग माया देवी कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहां से उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इस वक्त बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी और ममता इस कॉलेज में कम्युनिस्ट छात्र थी। संगठनों का दबदबा था। ममता के कॉलेज में कांग्रेस के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच तक नहीं थी, लेकिन ममता ने अपने दम पर पहली बार कांग्रेस की पहली ब्रांच खोली। इससे कॉलेज में ममता की लोकप्रियता बढ़ने लगी और ममता को भाषण देने के लिए दूसरे कॉलेजों से भी अब बुलाया जाने लगा। वहीं ममता अपना घर चलाने के लिए एक स्कूल में पढ़ाती और इसके अलावा वो ट्यूशन भी देती थी और एक मिल्क डिपो में भी काम करने लग जाती है। इनसे जो पैसा मिलता उससे ममता अपने परिवार को चलाती और अपने कॉलेज की फीस भरती और अपने छात्र संगठन को चलाती। ममता के जोरदार भाषण ने बंगाल के कांग्रेस नेताओं का ध्यान खींचा, जिससे उनका बंगाल के सीनियर नेता रंजन दास मुंशी, सुब्रत मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर रॉय से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इधर आपातकाल के बाद केंद्र में इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार होती है और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में ऐसा करना प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता पहुंचे तो ममता बनर्जी ने जयप्रकाश नारायण की तरह ही उनकी भी यात्रा का विरोध किया और मोरारजी देसाई की कार के पास पहुंचकर काले झंडे दिखाए। ऐसे ही सुब्रत मुखर्जी की लीडरशिप में 1978 से 1983 के बीच कांग्रेस छात्र परिषद ने कई बड़े प्रदर्शन किए, जिनमें ममता बनर्जी ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ममता के हाइपर एक्टिव होने के कारण सन 1978 से 1983 के बीच बंगाल कांग्रेस में ममता का कद बढ़ता चला जाता है। इधर 1984 में देश में दोबारा से लोकसभा चुनावों की घोषणा हो जाती है। इन्हीं दिनों कांग्रेस को बंगाल की जाटपुर सीट पर एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो सीपीआईएम के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सके। जाटपुर सीट सीपीआईएम का गढ़ थी और कांग्रेस का कोई भी नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। इस बीच सुब्रत मुखर्जी ने ममता बनर्जी का नाम आगे किया और प्रणब मुखर्जी को फोन करके कहा कि यह लड़की फाइटर है। उधर राजीव गांधी की सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ किसी नए चेहरे को उतारना चाहते थे। इस तरह बंगाल कांग्रेस में ममता बनर्जी के नाम पर सहमति बन जाती है। ममता बनर्जी के लिए यह पहला बड़ा चुनाव था। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में सोमनाथ चटर्जी के मामा कहकर संबोधित करती और कहती कि उन्होंने जब मामा से कहा कि मामा आप तो इतनी बार जीते हो, अब तो एक बार मुझे मौका दे दो, तो मामा ने उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। मामा की यह बात सुनकर भी खूब हंसती। ममता के इन भाषणों से और उनके जनता के बीच एक कंटेंट बन जाता है। इस चुनाव में ममता ने अपने प्रचार में अपनी पूरी जान झोंक दी, यहाँ तक कि वो अपने पोस्टर भी खुद बनाती। इसी बीच सीपीआईएम के नेता सोमनाथ चटर्जी अपना नामांकन पत्र की जांच के दौरान पहली बार ममता बनर्जी से मिलते हैं। इस दौरान ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी के पैर छूने को झुकती है, लेकिन चटर्जी अनकंफर्टेबल होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और ममता को ऐसा करने से रोक देते हैं। इससे कुछ भी असमान नहीं था, लेकिन ममता ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया और कहा कि मेरा अपमान हुआ। इस घटना ने यह दर्शा दिया कि ममता की उम्र भले ही कम है, लेकिन वो राजनीति को अच्छी तरह से समझती है। उन्हें पता है कि कब क्या करना है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम और सोमनाथ चटर्जी ने ममता को सीरियसली नहीं लिया। वह मानकर बैठे थे कि जादवपुर सीट जैसी सेफ सीट पर उनकी बड़ी आसानी से जीत होने जा रही है, लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आए तो सबके होश उड़ जाते हैं। 19 साल की लड़की ममता ने सोमनाथ चटर्जी को जैसे बड़े नेता थे, पहली बार मैंने
19,660 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन सांसद बनने के बाद ममता अपनी पीएचडी की डिग्री के कारण विवादों में आ जाती है। ममता ने दावा किया था कि उनकी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया में पीएचडी की पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी की तरफ से ममता को 1982 में पीएचडी की प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया था और वादा किया गया था कि $500 जमा करने के बाद उन्हें बाद में पता चलता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया नाम की कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। ममता के साथ पैसे के नाम पे किसी ने ठगी किया है। ऐसे ठगी थी। 1985 সালে 2রা মার্চ দ্য টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকি ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট জর্জিয়া নামে একটি 1989 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर से जापुर सीट से चुनाव में उतर जाती है, लेकिन इस बार सीपीआईएम की मलिनी भ्रष्टाचार ने ममता बनर्जी को 30,900 वोटों से हरा दिया। हालांकि ममता ने सड़क पर लड़ने का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए ममता बनर्जी सीपीआईएम के निशाने पर रहती। 1990 में सीपीआईएम की लीडरशिप वाली लेफ्ट फ्रंट की सरकार को पश्चिम बंगाल में 13 साल हो चुके थे। इन 13 साल में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने बंगाल में कांग्रेस लीडरशिप वाले अपोजिशन को बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ममता बनर्जी को किनारे नहीं कर पा रहा था। इसी बीच 1990 में पुलिस की फायरिंग में 3 लोग मरे जाते हैं। सन 16 अगस्त 1990 को इसी हिंसा के खिलाफ एक बंद बुलाया जाता है। इसी बीच सत्ता पर काबिज लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों, लोहे की रॉड और चेन से इस मार्च पर हमला कर दिया। ममता के सिर में भी तेज खून बहने लगा और उनकी साड़ियाँ खून से लथपथ हो जाती। ममता की खराब हालत देख उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ एक स्कैन में पता चलता है कि ममता की खोपड़ी में एक सीरियस फ्रैक्चर हो जाता है। ममता की हालत इतनी सीरियस थी कि उनके साथियों को लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगी। हालांकि इस हमले के बाद ममता बच जाती, लेकिन उन्हें पूरे 1 साल तक अस्पताल में रहना पड़ता है। My head was heavily injured from head to toe. So from that time there was a big operation and my full head took a plastic surgery and all this. So from that time I can't sleep in the night. एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटी ममता बनर्जी की तस्वीर बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार की हिंसा का प्रतीक बन जाती है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में घर घर में पहचाने जाने लगता है। ममता के इलाज का पूरा खर्चा राजीव गांधी ने उठाया। इसके साथ ही राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की मर्जी के खिलाफ जाकर पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। हालांकि 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इस वक्त राजीव गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु गए हुए थे। 1991 में इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जादपुर सीट की जगह साउथ कोलकाता सीट से खड़ा किया जाता है, जहां उनका मुकाबला सीपीआईएम के नेता विप्लव दास गुप्ता से था। इस चुनाव में ममता बनर्जी की 93,663 वोटों से जीत हो जाती है। इस बार ममता बनर्जी को नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में सेंट्रल मिनिस्टर का पद दिया जाता है। ममता बनर्जी को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। तो हमारा वोटर का मर्जी से आई हुई है, इसी के लिए वोटर्स का जो प्रॉब्लम है ये तुलना मेरे को कर्तव्य है, मैं जरूर तुलेगा। कांग्रेस नेताओं के बीच ममता बनर्जी की खटपट बढ़ती चली जाती है। 1992 में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए ममता बनर्जी को हिंदुस्तान कॉपर गेस्ट हाउस में बुलाया जाता है, जहां पे उनकी खटपट हो जाती है। बैठक में ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के बाद ममता बनर्जी खुद ही बंगाल अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर जाती है। इस तरह एक तरफ पूरी बंगाल कांग्रेस और दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी। हालांकि इस चुनाव में ममता की हार होती है, लेकिन ममता ने प्रणब मुखर्जी के समर्थन वाले कैंडिडेट सोमन मित्रा को कड़ी टक्कर दी और बहुत कम अंतर से हारती है। यहाँ से ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इधर ममता बनर्जी कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के मुंह भी भंग हो जा रहा था। जनवरी 1993 में ममता बनर्जी एक बाहरी और गूंगी लड़की के रेप वाले मामले में बंगाल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाती है। इस पीड़िता के रेप का आरोप सीपीआईएम के एक ही आदमी पर था, लेकिन बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के साथ मारपीट कर देती है और उन्हें बाल पकड़कर घसीट कर हिरासत में ले जाती है। हालांकि ममता बनर्जी को आधी रात में ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ से ममता बनर्जी को लगने लगता है उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी के लोकल नेता शायद लेफ्ट फ्रंट से लड़ना नहीं चाहते। ममता के ने आरोप लगाया कि लेफ्ट सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का नाम कांग्रेस के उम्मीदवार की लिस्ट में नहीं और कांग्रेस इस तरह कुछ अपराधियों को भी टिकट दे दिया जाता है। ममता के विद्रोह को देख कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने ममता सचिव जनार्दन द्विवेदी के घर के बाहर घंटों खड़े रहना पड़ा था, क्योंकि तब जनार्दन द्विवेदी और प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर टिकटों के बंटवारे में लगे थे। ममता का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उनके ज्यादातर समर्थकों को टिकट नहीं मिले। जी ने खुद को मारने की धमकी तक दे डाली। ममता की इस धमकी से कुछ घंटों बाद ही कैंडिडेट का नाम कांग्रेस की लिस्ट में हटा दिया जाता है।
अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री बढ़िया लगी, मेरी आवाज़ों से आपको ये पसंद आया डॉक्यूमेंट्री, तो आप बताना, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर डालूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लग रहा है, तो भाई कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर देना।